इसराइल ने आलमी तवज्जो का मरकज बनने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके इमदाद ले जाने वाली 39 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। कुछ कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवादवा। हमले के दौरान इसराइली फौज ने स्वीडन की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत सैकड़ों रजाकारों को हिरासत में ले लिया। इसराइली बहरिया ने तहवील में लिए गए कारकुनान को यूरोप मुंतकिल करने का ऐलान किया है। फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस कार्रवाई को बहरी कज़्ज़ाक़ी और दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि इसराइल के इस वहशियाना इक़दाम से दुनिया भर के अवाम का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। इसराइली फौज के बुज़दिराना हमले की मजम्मत करता हूँ। स्मूथ गजा फ्लोटिला में 44 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद इंसानी हमदर्द कारकुन शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, हम इन तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इन अफराद का जुर्म सिर्फ यह था कि वो बेबस फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमेटी अरकान की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे आदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मुकाम का कहना था, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मसाइल बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस। एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन की अपील। हुक्म दिया, नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, सहाफ़ियों और मुलाज़मीन पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस क्लब आमद। गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल की गहराइयों से माज़रत खा हूँ। कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ अफराद एहतजाज कर रहे थे, जिनमें से बाज़ ने पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की। पुलिस पीछा करते हुए प्रेस क्लब पहुंची। अफजल भट्ट बोले, पहले कभी इस तरह प्रेस क्लब पर धावा नहीं बोला गया। ये मामूली बात नहीं, आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स भी मर्दों से पीछे नहीं रहीं। बांग्लादेश से पहले मैच में 7 विकेटों से शिकस्त खा गई। बैटिंग ऑर्डर की हालत भी मर्दों जैसी रही। पूरी टीम 129 रन पर ढेर। बांग्लादेश ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। और साथ ही साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर सना मीर ने अपने खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे पर रद्दमल भी दे दिया। कहा, अफसोसनाक है कि मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। एक बार फिर खेल को सियासत की नज़र किया जा रहा है। सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का नाम दौरान कमेंट्री लिया था। वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू बखैर रागले वशअत के। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आप सबको जुमा बहुत मुबारक। इट्स द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, सो बी रेडी फॉर द वीकेंड। बट हमने तो आगाज़ करना था सियासी नाश्ते से, लेकिन स्मूथ फ्लोटिला की अपडेट भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसराइली नेवी ने तकरीबन तमाम ही कश्तियों को रोक लिया है। 450 से ज़ायद रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया है। एक कश्ती मैरिनेट, वो अभी भी आज़ादाना तौर पर सफ़र कर रही है और गज़ा की तरफ बढ़ रही है, अगरचे वो टकराव के जोन के करीब भी पहुंच चुकी है। अब इस पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर अपने शहरियों की रिहाई के लिए काम कर रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है, उसने कहा है कि इस इक़दाम की कानूनी हैसियत मशकूक है और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। आलमी सतह पर भी बहुत सी हुकूमतों ने इस अमल की मजम्मत की है। इसराइल पर दबाव डाला है कि वो गिरफ्तार शुदगान को फ़ौरन आज़ाद करे। इन गिरफ्तार शुदगान में ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हैं और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल हैं। वेल, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस सियासी मामले की, क्योंकि स्मूथ फ्लोटिला पे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द शो और बात कर लेते हैं पाकिस्तान में एक और मामला हो रहा है, और वो हो रहा है पाकिस्तान के शिमाल यानी कि आज़ाद कश्मीर में। सियासी मामला है ये, और सियासी मामला कल जो है थोड़ा सा एहतजाज और फिर तशद्दुद की तरफ गया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द ने मुलाकात की। इस वक्त में राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक शामिल थे। एहसन इकबाल ने जोर दिया कि इलाके में अमन कायम रहना ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठा सकता है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात पहले ही तस्लीम कर लिए गए हैं। कमेटी के रहनुमा बाकी मसाइल पर अपने साथियों से मुशावरत कर रहे हैं।
इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पे हम बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान भी, उनसे भी बात करेंगे। बट लेट्स टेक अपडेट। सलमान अवान हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस वक्त? कल भी गुफ्तगू वगैरह हुई, तो क्या हम सेफली ये कह सकते हैं कि ये मामला हल हो गया है या अभी भी पेंडिंग है? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन जो सूरत हाल आपने जिसका जिक्र किया है वो यकीनी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान में एक बहुत पुरअमन इलाका हमेशा से समझा जाता रहा है और कश्मीरी वाकई एक पुरअमन कौम है जिनका पाकिस्तान के साथ एक अटूट रिश्ता है। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी एक ट्वीट किया और उसमें कश्मीरियों से पुरअमन रहने की अपील की। इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे मसाइल का सामना है और बहुत सारे इशूज़ हैं। ये कश्मीर वाला इशू खड़ा होना यकीनी तौर पर रियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। अवामी मुतालबात जेन्युइन हैं, बहुत सारे अवामी मुतालबात, जैसे कि आपने भी बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 90% मुतालबात जो हैं उनके तस्लीम कर लिए गए हैं और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में एक हाई लेवल कमेटी वहाँ भेजी गई है। और अब उस कमेटी की जानिब से जो बातचीत की गई है उसमें इब्तदाई तौर पर अभी तक तो हमारे पास कोई नतीजा मौसूल नहीं हुआ कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हुए हैं ये नहीं, क्योंकि कुछ डिमांड्स हैं जिनको आप जेन्युइन नहीं कह सकते। उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर आपको आइनी तरमीम जो है वो दरकार होगी और बहुत सारे मुतालबात ऐसे हैं जो कि एम्बिगुअस हैं। उन मुतालबात को पूरा करना, उन मुतालबात के लिए अमल दरामद के लिए उनके ऊपर कोई एक लाएमल तय करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन कहा गया है कि रिश्वत का खात्मा किया जाए, सिफारिश कल्चर का खात्मा किया जाए। कौन इससे इनकार करेगा कि रिश्वत और सिफारिश कल्चर का खात्मा नहीं होना चाहिए? आज़ाद कश्मीर क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों को सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और हमेशा से रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा रियासत के ऊपर ही चढ़ दौड़ें। अफसोसनाक जो सूरत हाल ये है कि हम फुटेज में भी देख रहे हैं कि जो बहुत सारे सिक्योरिटी एहलकार, जिसके अंदर आपके, मेरे, बहन, भाई, बच्चे, बेटे, बुजुर्ग शामिल हैं, जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के ऊपर मामूर थे, उनको इस कमेटी के अंदर शामिल कुछ लोगों ने जानबूझकर मारा पीटा, उनको यरगमाल बनाया। और फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस एहलकार जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने अपनी जान दी, जान का नजराना पेश किया। तो ये सूरत हाल जो है वो बहुत गलत है, जहाँ पर अवामी मुतालबात, अवामी मसाइल की आड़ के अंदर रियासत के ऊपर जो है चढ़ाई की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मजीद भी मैं आपसे अपडेट्स लूंगा, बिकॉज सवाल तो एक ये भी बन रहा है कि क्या इस मामले को लेट हैंडल किया गया, इस वजह से ये मजीद ख़राब हुआ। हमारे साथ ही रहिएगा। वी आर बीइंग जॉइंड बाय ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। मसूद साहब, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो हो रहा है इस वक्त, सर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, क्या असेस करते हैं ये कि देखिए मुतालबात, जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी कह रहे हैं, मुतालबात तो ठीक है, जायज़ है, मुतालबात पूरे पाकिस्तान के ही है। यहाँ मैं कराची में बैठ के भी मुतालबात कर रहा हूँ कि भाई मेरे घर की रोड नहीं बनी हुई है, मुतालबात तो जायज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं निकलूँ और फिर मैं जो मेरे सामने जो ग्रिड स्टेशन है उसको आग लगा दूँ, जो मोटरसाइकिल बाइक सवार जा रहा है उसको रोकूँ और उसकी मैं फैटी करा दूँ। सो आई हैव गॉट माई लिमिट्स, मैं और इन लिमिट्स में रहते हुए मैं एहतजाज करूँगा ना ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि सरप्राइजिंगली ये है कि लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में भी यही वाकयात थे। डिमांड्स वहाँ पे भी यही ऑलमोस्ट थे, 17 पॉइंट्स थे, वो सारे एक्सेप्ट कर लिए। प्राइम मिनिस्टर ने 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज भी इनको दे दिया। चीजें सेटल हो गई थी और इसके बाद से एकदम फिर दोबारा आना 34 पॉइंट्स के साथ। फिर आप देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट जो लीक डॉक्यूमेंट था उसमें जो जेनेवा मिशन इंडिया के जेनेवा में मिशन है, उन्होंने लिखा था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, और उन्होंने लिखा था कि हमारे कुछ कश्मीरी लीडर से मुलाकात हुई है एंड ये हमने चीज़ें उनको बताई हैं कि आपने रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उन पर फोकस करना है। फिर इन द गार्ब ऑफ दोज पॉइंट्स आप अपने मुतालिबात डालें, फिर सिचुएशन क्रिएट करें, इसमें पोलिटिकल पार्टी का नाम इस दफ़ा होना चाहिए स्टेट ऑफ फलानी, सो एंड सो अकॉर्डिंगली 34 पॉइंट्स के साथ ये चीज़ें आ गई हैं। देखें, और इसमें वो चीज़ें हैं जो आप देखें कि आप जो एक्सेप्ट ही कर नहीं सकते हैं। आप देखिए, पहले एक पॉइंट है कि वो कहते हैं जो 12 सीटें मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की जो महाजरीन के लिए पाकिस्तान में 12 सीटें हैं, वो कहते हैं उसको ख़त्म करें।
फिर ये सवाल भी कर रहे हैं ना ये कि जो इंडिया ने 24 सीटें गिलगित बल्तिस्तान और के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के असेंबली में रखा है, उनके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। उन्होंने 4 सीटें लोकसभा के लिए रिकमेंड की है, 1 राज्यसभा के लिए रिकमेंड की है, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक ये चीज है। सेकंड, वो कहते हैं फॉरेन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ना हो। फॉरेन फोर्सेस कौन से हैं? तो उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन वो क्रिएट करें, और जिस तरीके से वाकयात को उन्होंने डेवलप किया, देखें इस बात से कोई मुखालिफत नहीं करता है। आपकी जो हुकूक की बात है, जायज पॉइंट्स हैं, उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो पूरी करे, लेकिन डिक्टेशन करना और मजमूम मकासद के लिए या किसी के हैंडलर्स के कहने पे करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, पुलिस के जवानों को धीर कोड में शहीद करना और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले की प्लानिंग करना, तो एक ऐसी सिचुएशन में वो बिल्टी जो मतलब था पीछे से हिदायत आ रहे थे। या ये लीडर्स तो वो भी हो ना, ये इंडियन इलीगल कश्मीर में शबीर शाह है, यासीन मलिक है, मीर वाइज है, मुसरत आलम भट्ट है, लोन साहब मरहूम थे जो फोत हो गए हैं, या गिलानी साहब जो से अजीम आदमी थे ऐसे हो, या फिर आसिया इंदिराबी जैसे हो, और या वो लोग हो जो मकबूजा कश्मीर के लोग जिन हालात और वाकयात से वो निपट रहे हैं, वहाँ पे मोलेस्टेशन है, गैंग रेप्स हैं, पैलेट गन्स की फायरिंग है, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ड्रैकोनियन लॉज है। तो बहुत सारे वाकयात है, आप उसको कंपेयर करें और फिर वहां पे आप ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करना, तो मेरे ख्याल में फिर पुरतशद्दुद उसको वाकयात को करना, और तुम्हारे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं है किसी सूरत में। जब आप जबरदस्ती डिक्टेशन करवाने चाहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं है, कानून से बालातर कोई चीज नहीं है। एक तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐसा कदम उठाया है जिसमें एक हाई पावर कमेटी गई है और उन्होंने बातचीत की है। अब डिपेंड करता है जॉइंट एक्शन कमेटी सो कॉल्ड इन पे ये वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो वेल एंड गुड है। अगर वो समझते हैं कि अगर उनके हैंडलर्स को और चीज इनको बता देते हैं कि आपने इस चीज पे अड़ना है, इसको आगे लेके जाना है, तो फिर वो चीजें वाजे हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के अवाम की देखे कंट्रीब्यूशन हम 100% है। लेट्स नॉट फॉरगेट नाइक सैफ अली जंजुआ, निशान हैदर, हिलाल कश्मीर 1948 वहां से उनका ताल्लुक था, और कश्मीर के बहुत सारे ऑल रैंक से सारे जुर्रत थे, तमगे जुर्रत थे, और आज भी एक आज़ाद कश्मीर की एक रेजिमेंट है अफवाज पाकिस्तान में। सो इनकी कंट्रीब्यूशन 47 से लेके आज तक जो है वार ऑन टेरर में फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में सारे कश्मीरी हैं। जी हाँ, तो हमने कभी वो तफरीक नहीं की है कि ये कश्मीरी है, हम कहते सारे पाकिस्तानी हैं। ये आज़ाद कश्मीर हमारे सर का ताज है, और हमारे सर का ताज ऐसे ही नहीं है, हमारे माथे का झूमर भी है। मैं आपसे एक और सवाल करूं, लेकिन उससे पहले मैं सलमान आपसे थोड़ी सी अपडेट में लेना चाहूँगा। ये मामला जो है कितने दिन से ये चल रहा था, और वज़ीर आज़म ने बड़ा एहसन इक़दाम किया कि एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी भेज दी और वो सारे मामला तो कर रही है, बट डू यू फील कि अगर ये थोड़ा पहले इसको एड्रेस कर लिया जाता तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचते? आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये अवामी मसाइल से मामला शुरू हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट ने भी बात की, उन्होंने जिक्र किया जनीवा लीग्स का, और जनीवा लीग्स के साथ फिर आप इसका कनेक्शन जोड़ें कि इस मुतालबे के अंदर जो मुतालबात सामने आए उसके अंदर फॉरेन फोर्सेस और ब्लैक लॉस का जिक्र किया गया। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये जनीवा लीग्स को अगर हम इसके साथ कड़ी मिलाएं फॉरेन फोर्सेस वाला, तो ये इस किस्म के जो मजमूम एजेंडे हैं, इस किस्म के जो मुतालबात हैं, वो जाहिर करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अवामी मसाइल का मुतालबा नहीं है। जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि आप रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं, मुझे भी इशूज़ हैं, आपको भी इशूज़ हैं, हम सबको इशूज़ हैं, और हमेशा हर दौर में चाहे कोई भी पार्टी हो, मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स रही हो, हमेशा हमें सोशो इकनॉमिक इशूज़ जो हैं वो रियासत के साथ रहे हैं। कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। चाहे आप किसी का भी ज़माने का अखबार उठा के देख लें, उसके अंदर मसाइल का जिक्र होगा, उसके अंदर महंगाई का जिक्र होगा, उसके अंदर रोज़गार का जिक्र होगा, उसके अंदर गुर्बत का जिक्र होगा। ये मसाइल कब नहीं थे और कब ख़त्म होंगे गॉड नोज़। लेकिन बात यह है कि ये जो मसाइल या एजेंडा जो सामने आया और उसके अंदर जिस तरह से ये उल्टे सीधे मुतालबात किए जा रहे हैं, जिनके पीछे
इनके यकीनी तौर पर मज़मूम मकासद हैं, जनीवा लीक्स हैं, फॉरेन फोर्सेस का इस मुतालबे के अंदर जिक्र करना, ये बहुत अलार्मिंग बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल ठीक है सलमान, आपने इस हवाले से अवामी मसाइल के बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो अवाम है आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, वो उसकी कितनी ट्रांसलेशन है एक दूसरे में, ये बताइएगा। शरपसंद अनासिर की मौजूदगी इस कमेटी में होना, हालात की कशीदगी, इस सारे मामले को कैसे समअप करेंगे आप सर? 2-2.5 साल पहले जब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त हमारी कोशिश थी कि ये जो अवामी एहतजाज है ये किसी वक्त भी अवामी इंतशार में तब्दील न हो और बदअमनी पैदा न हो और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा न हो। ये बात हम मीडिया, सोशल मीडिया पर मौजूद रिकॉर्ड पे हैं। ये मुतालबात जायज़ होंगे, ठीक होंगे, सही होंगे, ठीक बातों की निशानदी वो कर रहे हैं। फिर उनके साथ जो है वो बाकी जमातों के सियासी कारकुनान, मजहबी जमातों के कारकुनान भी शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रोज़ अव्वल से बाहर थी, जो शामिल नहीं थी, लेकिन बाकी जमातों के कारकुनान ये समझ गए कि जायज़ बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, तो 2-4 बातें वो कर रहे थे, उसके साथ साथ वो बातें होती गई। लेकिन एक तो वक्त के साथ साथ उसका एजेंडा बहुत फैलता गया और दूसरा उसमें ऐसे अनासर शामिल होते गए जिन्होंने अपनी गुफ्तगू से, अपनी तहरीर से, तकारीर से, सोशल मीडिया पर और अपने सारे रवैये से बहुत पुरतशद्दुद किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सफारा होने की कोशिश की और फिर अपने एहतजाज का सिलसिला जो है कुछ अर्सा पहले शुरू किया। अच्छा, उसमें भी हमने कोशिश की और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी कोशिश की कि कमेटी बन जाए, मुज़ाकरात हो जाएं। कुछ मुज़ाकरात हुए भी, कुछ मामलात और मसाइल माने भी गए, लेकिन कमेटी का ये कहना था कि वो हर बार अपने मुतालबात की फहरिस्त तवील करते जा रहे हैं। अगर शुरू का आप सोशल मीडिया स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2, 4, 5 चीज़ों की कीमत की महंगाई पे और उनकी दस्तियाबी, अदम दस्तियाबी पे बात हो रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बहुत इजाफा हो गया। अभी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो 38 निकात पे मुश्तमिल है, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान भी चंद रोज़ पहले बात कर चुकी है। आज फिर हुकूमत पाकिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन कमेटी मुजफ्फराबाद में बैठी है और ये साथी भी वहाँ बैठे। फिर इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अच्छा सरदार अतीक साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक और भी सवाल करूंगा, बट आपने जो बात की, मैं ब्रिगेडियर साहब वी हैव गॉट 2 मिनट्स, तो मैं 1 मिनट आपको दूंगा और 1 मिनट फिर इनको। द थिंग इज़ के सरदार अतीक साहब कह रहे हैं कि मामला शुरू हुआ कीमतों में कमी करें, महंगाई बहुत है उसको करें, होते होते ये अब 38 नुकात तक पहुँच गया। माई क्वेश्चन इज 38 के 3800 भी हों, बट द वे टू प्रेजेंट दोज वो मैटर करता है। ये तरीक़ा, ये रवैया, ये सोल्यूशन वाले नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल कारफरमा हैं। जी देखिए जी, जैसे सरदार साहब ने कहा कि ये चीज़ें सिलसिला कंटिन्यूटी के साथ हैं और हर साल जिस तरीके से ये रहा है, तो इसके आप देखें कि ताने बाने पीछे से मिलते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरह हमने बात की है, पीसफुल एरिया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे सारे मैंने जिस तरह बात की है मेन स्ट्रीम पे भी हर जगह से है। तो ये चाहते हैं जिस तरह इंडिया की कोशिश है, जिस तरह फितनल ख्वारिश है KP में यूज़ हो रहे, फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में है, तो यहाँ पे भी चंद लोग, इनमें से कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठ के वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बातें कर रहे थे। तो हमें तो चीज़ें समझनी चाहिए वाज़े किसके इशारों पे ये इंतगार ऑफ जो रोजमर्रा के मसाइल के गार में जो 2 चीजें लेके दरमियान में पॉइंट्स आए, दे हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन एंड दे हैव डन बाय डिजाइन। उन्होंने ये किया है, दे वांटेड टू क्रिएट अ सिचुएशन डिस्पाइट द फैक्ट। देखें वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, उनके साथ सिटिंग हुई थी। बाद में आप देखें फजल जो हमारे मिनिस्टर थे फजल चौधरी साहब भी गए हैं, अमीर मकाम साहब भी गए थे, उनसे भी बातचीत हुई थी, अब एक और गए हैं। तो आप देखिए अगर वो सिंसेरिटी उनमें होती ना तो वो फौरन चीजें मान लेते हैं। वो डिले करना और एक सिचुएशन क्रिएट करना और जाके पुलिस वालों को शहीद करना, और ये सरदार साहब के इलाके में दीर कोट में 3 पुलिस के शहीद हुए हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मेरे ख्याल में जो कानून को हाथ में ले
जो पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ बात करेगा, जो बगावत की बात करेगा, मेरे ख्याल में देयर शुड बी नो कम्प्रोमाइज। राइट, बाकी अवामी मसाइल 100% एड्रेस होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड आखिर में सरदार अतीक साहब, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने भी इसकी हल्का सा शायबा दे दिया, लेट मी पुट इट स्ट्रेट नाउ। सीधे अल्फाज में कहते हैं, भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में बदअमनी के शवाहिद सामने आ रहे हैं। डू यू एग्री टू मी? देखिए, अवामी एक्शन कमेटी ने 38 चार्टर और डिमांड जो दिया उसमें 38 मुतालबात हैं। अभी अगर ताज़ा मुज़ाकरात में उन्होंने इजाफा नहीं किया तो वो 38 मुतालबात हैं, 38। और उसमें जो मरकज़ी हुकूमत ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी, उसमें तकरीबन 35-36 मुतालबात ऐसे थे जिन पर इत्तेफाक राय हो गया था। बाज़ जगहों पर टैक्स का मामला था, बाज़ और दीगर सहूलतों का मामला था, लोड शेडिंग का मामला था, कुछ केसेस की वापसी का मामला था। इस तरह का कुछ उनके मुतालबात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक आइन के साथ है, कानून के साथ है, आइन साजी के साथ है, और जो बड़े मुबहम हैं जिनकी अभी तक कोई वजाहत नहीं हो सकी। इस तरह की बात है तो उनके मुतालबात जो है, अच्छा, उनकी अपनी कोर कमेटी के बाद मेंबरान के सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज मौजूद हैं कि हमारे मुतालबात तकरीबन 100% के करीब मान लिए गए थे। कुछ ने कहा कि 98% के करीब मान लिए गए थे। इन एक दो बातों को छोड़कर बाकी बातें जो है वो अक्सर और बेशतर मान ली गई हैं। ठीक है। और उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। जो जायज़ बात की का मुतालबा करें, उनके साथ तावन करना चाहिए। हमारा भी उनके साथ तावन है, बाकी लोगों का भी तावन है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का भी तावन है, हम उससे कोई इख्तलाफ नहीं करते। तो वो ये इस तरह का माहौल है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो बाहर सूरत मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते और तातुल का शिकार करना चाहते हैं, और आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को इसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन सरदार अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर मसूद साहब थैंक यू सो मच, सलमान अमान आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुतालबात पूरे पाकिस्तान के हैं, पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जब व्हेन इट कम्स टू द लोकल नीड्स, बट उन मुतालबात को रखने का तरीक़ा, उन मुतालबात को पेश करने का तरीक़ा और उसके साथ रवैये, और इस पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं इनके पीछे कुछ और अवामिल कार फरमा तो नहीं। ये सवाल तो रहेगा तब तक ये मामला हल नहीं होता। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मज़ीद अहम टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि हमने कहा था कि वील बी हैविंग सम अपडेट्स ऑन स्मूथ फ्लोटिला, और सिचुएशन ये है कि गज़ा के महसूर और कहज़दा आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले आलमी कारकुनान के काफ़िले स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल ने एक मरतबा फिर वही हरकत की जो इससे पहले भी कर चुका है। वो तमाम तर लोग जो ये जानते हैं, उन्हें तो पता है, वो नहीं जानते वो ये कि इससे पहले भी बहुत सारे फ्लोटिलास जा चुके हैं। मेरी याददाश्त के मुताबिक 4 से 5 फ्लोटिलास जा चुके हैं, और फ्रीडम फ्लोटिला तो उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर था, इसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ, यहाँ भी इस बार वही हुआ। कुछ सिनिस्टर सी चीज़ें आ रही हैं, कुछ बहुत ही शैतानी हरकत की है इस बार इसराइली जो गासिब फ़ौज है, और उसमें से एक ये था कि कश्तियों को इस फ्लोटिला में, इस काफ़िले में मौजूद कश्तियों को पहले तो डुबाने की कोशिश की गई। उसके बाद जिनको गिरफ्तार किया उन पे इचिंग पाउडर, यानी कि जो वो पाउडर जिससे इंसान के जिस्म की जो जिल्द है उस पे एलर्जीज खारिश हो जाती है, वो स्प्रे किया गया। ये हरकत की है इस बार उन तमाम तर हरकतों के बरक्स जो कि इसराइल करता आ रहा है पिछली दहाइयों से। तो अभी भी सूरत हाल ये है कि एहतजाज फूट पड़े हैं तमाम तर दुनिया में, यूरोप से लेके अफ्रीका, अफ्रीका से लेके अमरीका तक। जो बाशऊर लोग हैं, जो ज़मीर रखते हैं, वो सब के सब इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबित सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और कुछ ही देर बाद इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर जमील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो वंस अगेन हम देख रहे हैं कि वही किया इसराइल ने जिसकी उससे तवक्को थी। तो अब सिचुएशन ये है सर कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम जो हमारे लोग हैं इसमें मौजूद, उनकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब तो यही करेंगे ना हम, या फिर बाकी जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके ममालिक वो यही करेंगे। इससे आगे बढ़ के हम क्या ही कर लेंगे? क्या हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जाने दें?
क्या। और डॉक्टर जमील साहब, उसमें यह भी है कि जब ये फ्लोटिला जा रहा था, बहुत से लोग इस पर यह भी तनकीद कर रहे हैं, पता तो था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर क्यों गए? क्या जवाब देंगे उन लोगों को? जी, पहले तो जवाब दे देते हैं उन लोगों को जो ये कह रहे थे। देखिए, बात ये है कि ये चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। ज़ाहिर है ये जो किश्तियाँ थीं 46 के करीब, इसमें कितना सामान लेके जा सकते थे? वहाँ तो 1.5 मिलियन यानी 17 लाख लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ। तो ये सिंबॉलिक होता है, ये दुनिया की ज़मीर को जगाने के लिए होता है, ये दुनिया में अवेयरनेस पैदा करने के लिए होता है, ये उस मोमेंटम को बरकरार कर रखने के लिए होता है जिसमें 147 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? आपने ख़ुद बताया कि इस हर जगह हंगामे फूट पड़े हैं, ये उसका रिज़ल्ट है। यही उसका मकसद था, पर्पज़ यही था। दरअसल उनको पता था कि वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे, किश्तियाँ डुबोई जा सकती हैं। और मैं ज़ाहिर है काबिल सताइश है वो लोग जो इन तमाम चीज़ों के बावजूद, और बड़े बड़े दुनिया के जो सेलिब्रिटीज़ भी इसमें मौजूद थे, और उसमें लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी, हर किस्म के लोग, और दुनिया के हर इलाके से थे। पाकिस्तान के तमाम 8 या 10 के करीब हमारे सेनेटर, सबका सेनेटर मुश्ताक समेत, उनको उनकी सताइश करनी चाहिए, उनकी हिम्मत को भी दाद देना चाहिए। उन्होंने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि नुमाइंदगी की है, उन्होंने हमारी गम्माजी की है, हमारे जज्बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से दुनिया के बाकी लोगों ने। अच्छा, तो मेरा मकसद है कि पर्पस तो अचीव हो गया। अब पर्पस अचीव बनने के बाद जो एक ओवरऑल माहौल बन रहा है जिसमें हमास ने वो 20 पॉइंट में अपने एहतमाल का तस्करा किया है, उससे नेगोशिएशन जारी है इजिप्ट, तुर्की और दोहा की, कतर की, और वो उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। थोड़ी सी तब्दीली हो सकता है उसमें हो जाए आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है, वो 72 घंटे ख़त्म हो रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद जाने बच जाएँ। देखिए, उस पर मैं तनकीद हो रही है 20 पॉइंट पे, मैं भी उसका नाक़िद हूँ। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये जो है इसमें ये मुदब्बराना है, मुनसिफाना नहीं है। मुनसिफाना इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल कानून की बहुत सारी इस 20 पॉइंट में खिलाफ वर्जी हुई है, हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी हुई है। इसमें जो इलाके कब्जे किए हुए हैं इसराइल ने, उसका कोई जिक्र नहीं है कि उसको छोड़ना है। उस पर इंटरनेशनल कानून ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 242 उस पर मौजूद है, उसके तहत उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमास की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की इलेक्शन हुआ था, दुनिया ने कबूल किया था, उसको अभी गवर्नेंस से हटा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ ना कि ये मुदब्बराना है, ये मुनसिफाना नहीं है। लेकिन क्या हम बाकी जो वहाँ बकाया लोग हैं, देखें मुझे फ़िक्र आज क्या है कि वहाँ तकरीबन 3.25 लाख लोग, जिस तरह की अनरवा के चीफ जो मेरे कोलीग थे यूएनओ में, हम साथ काम करते थे, उनका नाम है फिलिपो लेजरानी। आज उनका बयान आया है, जो रिस्पॉन्सिबल है फ़लस्तीन के। उन्होंने कहा कि ये कोई 3 लाख के करीब लोगों को स्लाटर कर देंगे इजरायली, अगर आज ये 72 घंटे का कोई फैसला नहीं हुआ तो। बिल्कुल ठीक और है। उनकी तैयारी वो बता रहे हैं, जो मौजूद हैं वहाँ, जिनके लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल तैयारी कर रहा है। और क्यों कह रहा है? 3 लाख क्यों कह रहे हैं? कि इजराइल ने कहा है कि आप ये इलाका सिटी खाली कर दे। गाज़ा सिटी में इस वक्त जो लोग नहीं निकल सकते हैं वहाँ से, उनके पास ना गाड़ी है, ना साइकिल है, ना कोई और चीज़ है कि बैठ के जाएं, जिसको उनको कहा गया है कि भाई आप इधर से चले जाएं, वरना आपको टेररिस्ट तस्वर किया जाएगा या टेररिस्ट का सपोर्टर तस्वर किया जाएगा। ये इजराइल ने उनको बता दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आप तो बात कर रहे थे फ्लोटिला की, इजराइल ने कब इंटरनेशनल कानून की कभी भी नहीं पासदारी की है? इजराइल ने केमिकल वेपन इस्तेमाल किया है। इचिंग पाउडर जो है ये केमिकल वेपन है, ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन कौन इंटरनेशनल कानून को इजराइल के लिए तो वो एब्सोल्युटली सर, जो आपने बात की है वो क्या कहते हैं, ह्यूमन प्रोटोकॉल्स और जिनेवा कन्वेंशन, उसका एडिशनल प्रोटोकॉल 1, 2 सब की खिलाफ वर्जी है। प्लीज़ स्टे विद अस। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हम कर लेते हैं अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब को भी। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा बखैर अल्लामा साहब। मैं बहुत शाकिर आपके वक्त के लिए। अल्लामा साहब, बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, अगर लगे तो माजरत, लेकिन दिल की बात है, मैं आपसे करना चाहता हूँ, और वो ये कि उस वक्त तक कि जब तक एक इस्लामी मुल्क पे हमला नहीं हुआ, सब सोते रहे। 2 साल हो गए उस 7 अक्टूबर के बाद के वाक़े को, और बतदरीज
इमारतें गिराईं, जहाँ पनाह लिया अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों को, उनको बम्बार्ड किया। अब बच्चों को भूखा मार रहे हैं, ज़ईफ़ों के हड्डियों के पंजर नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक भी माजरत के साथ कोई इस्लामी मुल्क, आप पाकिस्तान को एक तरफ कर दीजिए या तुर्की को एक तरफ कर दीजिए, इसके अलावा कोई इस्लामी मुल्क नहीं उठा और बोला कि चलिए आइए हम ज़रा अपना ज़ोर बाजू दिखाते हैं। फिर किया किसने, कौन लेके उठा मामला? एक बच्ची जो कि ग्रेटा थनबर्ग जिसका नाम है और उसके नाम है, और उसके साथ फिर हमारे सेनेटर मुश्ताक भी लगे, उसके साथ नेल्सन मंडेला का पोता भी लगा। कहने का मकसद ये है कि वो इस्लाम जो मुझे ये सिखाता है कि इंसानियत पहले है, वो मेरे मुस्लिम ममालिक उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम ममालिक के गैर मुस्लिम लोग बाशिंदे उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। तो आज जहाँ पे गज़ा वाले हैं ना, उसके अगर ज़िम्मेदार इसराइल और अमेरिका है तो उसके आधे ज़िम्मेदार हम भी हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत प्यारी बात की। आपकी बात का खुलासा भी यही है, इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ कि इस वक्त इंसानियत का रिश्ता वो आगे बढ़ चुका है और हमारा जो ईमान वाला रिश्ता वो कमज़ोर पड़ चुका है। एक ऐसी खातून 44 ममालिक के लोग, जिसके अंदर 80% से ज़्यादा लोग जो है वो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, और चंद मुसलमान हैं, और वो ये लेकर निकले हैं कि हम ये मुहासरा तोड़ेंगे, और जो है कश्तियों के अंदर अद्वियात लेकर निकले हैं, सामान लेकर निकले हैं, बच्चों के लिए खुश्क दूध लेकर निकले हैं, इस अज़म के साथ निकले हैं। और ये मैं इनकी तारीख़ पढ़ रहा था कि ये सिर्फ आज नहीं, बल्कि ये जो नाम आपने लिया ग्रेटा थंबर, ये इससे पहले भी 3 दफ़ा जा चुकी है, और इससे पहले भी ये जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी है। लेकिन बार बार ये जाती है, एक पैगाम देती है कि देखें, मैं ख़ातून होकर एक इंसानियत के जज्बे के साथ जा रही हो, और तुम लोग जो है वो अभी तक सो रहे हो। इस वक्त आप अगर माशरे का आलम देखिए, आपके पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त गुज़िश्ता रात को जर्मनी में, फ़्रांस के अंदर, यूनान के अंदर, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्कों में अभी भी लोग सो रहे हैं, अभी भी गफलत की नींद में इस वक्त पड़े हैं, वो जागने तक तैयार नहीं है। और याद रखिए, ये जो आग इस वक्त निकली है, और ये जो एक बदमाशी करने वाला ये जो मुल्क है, जो हर मुल्क की वायलेशन को तोड़ रहा है, किसी भी मुल्क के कानून को नहीं मानता, बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानता, हर जगह जहाँ चाहता है वो खुलकर हमले कर रहा है, तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सब के सरों पर भी ये बात आएगी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल आपस में एक जिस्म वाहिद की तरह है, और आपने इन उंगलियों को इस तरह आपस में बांध के बताया कि ये ऐसे आपस में होने चाहिए कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो जिस्म का पूरा हिस्सा दर्द महसूस करता है। अगर मुसलमान कहीं पर परेशान है, उसे दर्द है, तो मुसलमान को ये दर्द महसूस करना चाहिए। मैं आपको तारीख के पुराने औराक के अंदर पलटाता हूँ और आपको बताता हूँ जी कि एक खलीफा था, खलीफा मोतसिम, और यहाँ पर अमूदिया इलाके के अंदर रूमियों ने एक बच्ची को गिरफ्तार किया, और एक खातून को गिरफ्तार करने के बाद उसे जल्लाद जो है वो कोड़े लगा रहा है, और कोड़े लगाते हुए वो खातून कहती है, ए खलीफा मोतसिम आप कहाँ हैं? तो वो जल्लाद हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी ये आवाज़ खलीफा सुनेगा भला, जो कि बगदाद में बैठा है। किसी तरीके से ये इसकी बात पहुँचते पहुँचते खलीफा तक पहुँच गई, और खलीफा के दिन रात बेचैन होने लगे, और उसने एक लश्कर तैयार किया। उसने कहा, ये जिस किले में कैद है मुझे मालूमात करके बताओ ये किला कितना बड़ा है, और इस पर हमला करने के लिए तैयारी की जाए। आखिर मुसलमानों ने हमला किया, और उस खातून की वो बात कि एक खलीफा मोतसम कहाँ है, मुसलमानों ने तमाम अपने लोगों को उस कैद से आज़ाद किया। एक खातून के बिलकने पर हमारे इस पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आए। बिल्कुल अल्लामा साहब, वक्त की कमी है, लेकिन क्योंकि आपका पॉइंट बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, डॉक्टर जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी येट। अभी भी एक कश्ती वहाँ पे घूम रही है, और ये एक कश्ती पूरे आलमी ज़मीर के मुँह पे तमाचा है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नहीं हुआ तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। मोहसिन नकवी के हवाले से ये बातें ज़ेर गर्दिश थी ना कि उन्होंने सॉरी कहा है इंडिया को, शायद कहा है। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के मीडिया ने कहा कि ट्रॉफ़ी दें, तो मोहसिन नकवी ने कहा सॉरी नहीं देगा, जो करना है कर लें।
अब ये रोंदू मीडिया, झल्लाए हुए शायकीन, उनको मजीद आग बगूला कर दिया है। कैसे? और बात थी सिर्फ दो अल्फाज, आज़ाद कश्मीर। भारत वालों के तो पेट में मरोड़ पड़ गए। हुआ ये, मामलात ये हुए कि गुज़िश्ता रात जो थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान की बैटर नतालिया परवेज़ क्रीज पर आई तो सना मीर जो हैं, जो कमेंट्री पैनल में मौजूद हैं, उन्होंने कमेंट्री करते हुए कहा कि यह है नतालिया परवेज़, इनका ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से। बस इतना कहना था और ये अल्फाज भारतीय मीडिया के लिए क़यामत बन गए। साफ़ी विक्रांत गुप्ता से लेकर ट्रोल आर्मी तक सब चीखने चिल्लाने लगे। कोई कह रहा है कि आईसीसी एक्शन ले, कोई वावेला कर रहा है कि क्रिकेट में सियासत आ गई। देखो तो ये कौन कह रहा है। विक्रांत गुप्ता साहब क्या फरमाते हैं, आपको सुनवाते हैं। ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। ये देखिए कह कौन रहा है, ये वो हजरत कह रहे हैं जो कहते हैं कि जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था वो सही कहा था। इससे पहले कि हम उस पर जाएं, हम आपको इस वक्त स्क्रीन पे ना वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सना मीर ने तनकीद का जवाब दिया अपने एक्स पे, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में सना ने कहा कि भाई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश ना करें, इंडिया की आदत हो गई है। और साथ ही सना ने एक बेहतरीन काम किया खातिन हजरात, उन्होंने भारती नवाज जो क्रिकेट वेबसाइट है क्रिक इन्फो, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं अब कि इसमें नतालिया की जाए पैदाइश लिखी थी बंडाला, आज़ाद कश्मीर। सना ने साथ ये भी लिख दिया था कि नाम ये तब्दील भी हो जाएगा और हुआ एग्जैक्टली यही। आई मीन कि कितना पैसा लगाएंगे इंडिया वालों, कितना पैसा लगाएंगे। कुछ घंटे पहले जो नतालिया परवेज़ का जाए पैदाइश था वो क्रिक इन्फो पे ही था आज़ाद कश्मीर, और कुछ ही घंटे बाद वो हो गया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये है हकीकत, ये है वो भारत जो हर दूसरे दिन क्रिकेट को सियासत का मैदान बनाता रहता है। और अब अगर सना मीर ने सिर्फ ये कह दिया है, सना मीर ने ये भी कहा कि मैंने अपने आप से थोड़ी कुछ कहा है, भाई जो क्रिक इन्फो पे लिखा है वही मैंने बता दिया, तो भारत की नींदें उड़ गई हैं। ये है वो तमाम तर मामला। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान के पास जाऊं, बहुत ही शदीद किस्म की इस वक्त तनकीद आ रही है जो इंडिया क्रिकेट को और सियासत को मिक्स कर रहा है। एबी डिविलियर, जो समझा जाता है कि भारत उनका फेवरेट है, अब वो भी मैदान में आए। एबी डिविलियर्स ने क्या गुफ्तगू की, थोड़े से क्लिप है वो आपको सुनाते, फिर अपने गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद अवैस साहब। अवैस भाई गुड मॉर्निंग। ये जो भारत इस वक्त जोकर गिरी कर रहा है वो देख के अब हंसी नहीं आती है, अब तो रोना भी नहीं आता है, अब तो इट्स लाइक कि ये इनका रोज़ का काम हो गया है अब। लेकिन अगेन विक्रांत गुप्ता इज़ अगेन वन ऑफ द जर्नलिस्ट जिसको पाकिस्तानी बड़ा पसंद करते थे, देखते थे कि यार बड़ा अच्छे हैं। बात यह कि जब आपका मुंह खुलना शुरू होता है फिर पता चल जाता है अंदर से कैसे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए ना। ये इनकी न्यूट्रलिटी मर गई थी उस वक्त जब सूर्य कुमार यादव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को किल कर रहे थे प्रेजेंटेशन पार्टी में, ये कह के कि हमारे लिए फला ढिमका ऊपर है, फला ढिमका नीचे है। आई मीन हाउ बायस यू कैन बी। देखें, आपको पता है कि विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी तो आपको याद होगा कि यहाँ पर ही मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से विक्रांत गुप्ता ने वापस जाके, आपको पता पूरा एक जहर का जहर कौन सा उगला वहाँ जाके पाकिस्तान के, और जितनी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर दी गई थी, पहले से यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ कर तो बड़ा उसका अपना कर रहे थे कि जी पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना मोहब्बत मिला। और वहाँ जाके जिस तरीके से फिर आगे से पूरी स्टेटमेंट तब्दील कर दी, दैट शोज के इनका इंडिया का कल्चर क्या है, और वो नज़र भी आपको आ रहा है। ये तो आपको पता है कि स्टेटमेंट सारी जो भी हुई मामला आपने खुद ही पहले स्टार्ट किया एशिया कप के अंदर, आपने खुद ही जाके पहलगाम के जो अटैक हुआ था उसके ऊपर आपने बात की, हमने तो बात नहीं की थी, स्टार्ट आपने किया। कल जब सना मीर की बात करें तो सना मीर ने कमेंट्री में तो सिर्फ यही बात की, और उसने अच्छी बात है कि एक स्क्रीनशॉट दे के दिखाया भी, और बात सच थी। उसने क्या बात की, उसने कहा कि नतालिया का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जहाँ पर क्रिकेट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उसको ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ता है और अपनी ड्रीम्स को परसू करने के लिए। वो बात सच थी। अच्छी बात है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और मजे की बात, इतने ढीठ हैं इंडियंस के रातों रात आप जाके क्रिकेट इन्फो पे चेंज भी कर देते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर डाल देते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर आप डाल देते हो। करना क्या चाह रहे हो, आपने खुद पॉलिटिक्स अपना सारी पॉलिटिकल इस गेम को कर दिया हुआ है। अभी आपको पता है वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अंदर भी सना की तो बात हो रही है। संडे को आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसके अंदर भी कल आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। यार आप अछूत हो, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, या तो आपको क्या पता नहीं आप कौन से साबन से नहाते हो कि जो हम हाथ नहीं ला सकते आप लोगों को। लिटरली समझ नहीं आ रही कि जितना आपने स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है, अंडे खाने का आपको मुझे लगता है दिल कर रहा है कि यहाँ तो कोई आप लोगों को बाहर किसी टूर पे जाए अंडे लोग मारे आपको, तब जाके आपको अक्ल ठिकाने आई थी। मुझे अभी भी याद है, कुछ प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स
पूरी दुनिया के अंदर ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट हो गई है, प्लेयर्स साथ रहते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। आपने इतना इस गेम को पॉलिटिसाइज कर दिया है कि जो लीग टीम्स हैं दुनिया में जो प्लेयर्स को बुलाती हैं, वो डर उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, पाकिस्तान इंडिया के लड़कों को साथ रखें ना रखें। इतना ज़्यादा आपने पॉलिटिसाइज इस गेम को कर दिया। आप सीनियर टीम की बात करें, आप अंडर 19 लेवल पे चले जाएं, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल चल रही है कि भी हम इस ग्रुप में नहीं रहना चाह रहे जहाँ पर पाकिस्तान नहीं होगा, ये नहीं होगा। तकलीफ तो आपको होती है कि पाकिस्तान आप खुद चाहते हो कि आपके ग्रुप में रहे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसे भी हमने उसी मैच पे इकट्ठे करने हैं, गेट मनी भी आपको ज़्यादा मिल रही है, सारा मामला आप लोग करते हैं। मुझे इस मुल्क की समझ नहीं आती, जलील हुए हो आप लोग जंग के अंदर, क्यों जलील और रुसवा होना चाह रहे हो ग्राउंड्स के अंदर? आप, मुझे पता है आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी टीम को हमने अप्रिशिएट भी किया, सारे मामला हैं, लेकिन मुझे याद होगा कि हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे थे अपनी टीम का, उसकी परफॉर्मेंस का। आपने जो गंद किया, सारे के सारी दुनिया स्पोर्ट्स इस वक्त वहाँ पे बात कर रही है। ये चीज आपको पता है यार, अनफॉर्चुनेटली बेचारों के पास है नहीं कुछ बेचने के लिए, होता है ना मंजन आप बेचते, उनके पास है नहीं, उन्होंने यही करना है कि इसको टारगेट कर दो, उसको टारगेट कर दो। इतना आपने साइकोलॉजिकल एक बंदे के ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ पिक्चर लेके ट्वीट की गई है दिखाने के लिए कि भाई ये देखो आपने इसके अंदर लिखा हुआ, उसमें कहा क्या है? कुछ कहा नहीं है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आपने कहा चलो जी अब ये चीज है। बीच में जी अपना पाकिस्तानी कमेंटेटर उनको रगड़ देते हैं बीच में पकड़ने से, you know what, जितना मर्जी कर। वो कहते हैं ना इंग्लिश में एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, तो ऐसा ही हुआ है। भारत फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है, भारत क्रिकेट के टैलेंट वाइज बहुत तगड़ा है, लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर आ जाती है ना तो आपका दिमाग हो जाता है ख़राब। यार ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइम पे उसने किया है, लेकिन इस तरीके से बदतहजीबी नहीं की जिस तरह इंडिया करी। नाउ द थिंग इज़, मैं अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, मैं और मेरी टीम ना, जैसे हमने देखा कि ये मामला हो रहा है, हमने चेक किया कि यार और जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या स्टेटस किया है क्रिक इन्फो ने। सलमान इरशाद राउंड आर्म बॉलिंग करते हैं, सलमान इरशाद की जाए पैदाइशी हटा दी है। इसी के साथ ज़मान खान, जिसको कश्मीर एक्सप्रेस कहते हैं, उनकी भी जाए, आप क्रिक इन्फो पे जाएं, इस वक्त ये पता है कि उसने कितनी विकेटें ली, कहाँ ली, एवरेज क्या है, सारी चीज़ें। और लाइक कि आप भी बातों बातों में देख लें इसको, तो सब कुछ बताया क्रिक उन्होंने, भाई ये नहीं बताया कि वो कहाँ पैदा हुए हैं। हम बता देते हैं आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ है। सो माई क्वेश्चन इज कि ये हरकतें जो इस वक्त हो रही हैं कितना कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज केविन पीटर्स, ये सारे मैं उनके नाम ले रहा हूँ। एबी डिविलियर्स की हमने वीडियो चला, एबी डिविलियर्स, मैं भारतीय नवाज नहीं कहूँगा उसको, बट ही लाइक्स इंडिया सो टू मच, ठीक है। केविन पीटरसन भी, उन्होंने भी किया भाई दिस टाइप ऑफ ब्ला 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 कैन नॉट कंटिन्यू इन क्रिकेट। सो और डेविड बम्बल बी ने भी इस पे बात कर दी है कि भाई अगर नहीं खेलना तो खेलो नहीं ना, ये क्या ड्रामेटाइजेशन कर रहे हो। सो पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट इन। क्या लगता है आपको कितनी देर तक ये मजीद ये जो बकवास चल रही है इंडिया की तरफ से चलती रहेगी? मैं आपको इसमें एक और भी एड ऑन करना चाहूँ। खाली ये मैंने कहा ना कि खेलने वाले मामले में अगर आप मैनेजमेंट वाली सूरत हाल में चले जाओ, इस वक्त दुनिया के अंदर एक डोमिनेट कर रहे हैं ना क्रिकेट के अंदर। अभी आपको पता है क्रिकेट होने वाली भी है। यस, इन्होंने वहां पर भी पीछे बैकडोर्स पे ब्लैकमेलिंग ये स्टार्ट की हुई है कि अगर ये लड़का पाकिस्तान से है तो इसको किसी मैनेजमेंट के अंदर भी नहीं रखना, चाहे वो टीम मैनेजर हो, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, नहीं रखना। अभी भी T20 में आप उठा के देख लो तो सिवाय वाइपर्स के और कहीं भी नहीं है। उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड की अपना वो है तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी रखे हैं, बाकी किसी नहीं रखा। वे बैक एंड पे चीजें कर रहे हैं ये लोग जितना ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। दूसरा जो सूरत हाल आपने बताई है, देखिए अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये तो कल नतालिया वाला मामला हो चुका, सारे मामला हैं। इससे पहले अगर आप इनको थोड़ा सा अगर आईना दिखाएं तो याद होगा आपको, कुछ अरसे पहले इन लोगों ने एक एग्जीबिशन मैच ही करवाना चाहा उधर अपना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। वहां पर जाके मैच करवाना चाहा और आपके सामने जितना वहां पर एहतजाज हुआ था कि मैच को कॉल ऑफ करना पड़ गया था। पाकिस्तान के अंदर आपने कश्मीर अपना कश्मीर प्रीमियर लीग आपने करवाई, वहां से सबसे ज्यादा शोर मचा के जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, ग्राउंड्स खाली होंगे, ये होगा। आपके सामने उसने आपने सक्सेसफुल 2 सीजन उसके करवाए। पहले सीजन के अंदर मैं खुद एक टीम का दोनों सीजन था, चैंप पैक कराड आपको नजर आया कि पाकिस्तान ने उसको किस तरीके से अपने अप्रिशिएट किया। मान खान वगैरह आपको पता उधर से ही उनका माने चला, तो आपने क्रिकेट को भी बात की है। आप जितना मर्जी कोशिश करें आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, आप नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ये से बड़कियां मार सकते हैं जी, नहीं करेंगे क्रिकेट। और उसमें मुझे पाकिस्तान अगर क्रिकेट, मुझे अवैस भाई ये बताए ना, अभी ये जो सारे देशभक्त बने हुए हैं, देश प्रेमी बने हुए हैं, ये अभी शुरू होगी बिग बैश लीग, ठीक है, ये खेलेंगे अश्विन जाके शायद आपके साथ, अनाउंस हुए हैं ना। तो जब बैठ के, ऑल्दो के अश्विन एंड द क्रिकेटर्स फ्रॉम साउथ दे आर अ बिट काम पीपल,
लेकिन फिर भी अब जब हो ही रही है बात तो सब वो रगड़े में ले रहे हैं, हम भी रगड़े में ले लेते हैं। जाए फिर, या तो अश्विन अभी देश प्रेमी है, उस वक्त देशद्रोही हो जाएगा। देखिए अश्विन की बात आप कर रहे हैं, अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो एशिया कप से पहले चैंपियंस का हुआ था, चैंपियंस वाले मामले पे भी आपको याद हो तो उसमें जब आखिरी मैच जो वॉकआउट इन लोगों ने लिया था तो कहा कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना, वो जो भी इन लोगों ने ट्रॉफी ड्रामा किया था पहलगाम वाला। उसके बाद एशिया कप के अंदर आप कमेंट्री पैनल में खुद नाम लिखवाते हो क्योंकि वहां पर आपको पता है पैसे अच्छे वाले मिल रहे हैं, आप उसको बैकआउट नहीं कर सकते, कमेंट्री पैनल वाला मामला है तो आप उसमें अपना नाम लिखवाते हो। दूसरा जो बिग बैश की भी आपने बात की तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्या अश्विन और शादाब खान आई गेस एक ही टीम का हिस्सा है, अगर वो आउट करते हैं तो क्या अश्विन आके उससे हाथ नहीं मिलाएगा? क्या पीछे जो टीम मीटिंग्स ड्रेसिंग रूम्स के अंदर होते हैं, क्या आपस में वो बात नहीं करें? या मैंने कहा ना, ये सिर्फ दिखावा इनका टीवी के ऊपर है, बैक एंड पे सारे मामला ठीक होते हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसलिए। लेकिन आपने खुद पॉलिटिसाइज किया गेम को, अब आपको पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप जिस हरकतें कर रहे हो कल को हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। ये जो इनके जो दोस्त वगैरह हैं ना, बिग थ्री वाले जो बने हैं, उनको भी समझ में आ चुकी है कि इनके साथ हो रहा है कल को हमारे साथ भी होगा। ब्लैकमेलिंग का तरीका कार है आईपीएल के अंदर कि आप कुछ 5% या 6% उस क्रिकेट बोर्ड को कुछ चंक पे करते हो, तो जो प्लेयर्स आपके आते हैं खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का था उसको 5-6% आप पे करते हो। आप वो ब्लैकमेलिंग वाला प्रोसेस है ऑब्वियसली उस पर तो आप चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और चीज़ अगर आप दूसरे पे देखें तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका इस सेंस में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं आपको ये जो ड्राफ्टिंग वाले मामले से निकल कर तो अब आपको ऑक्शन पे जाना पड़ेगा। उसी तरीके से आप प्लेयर्स, बड़े जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट बोर्ड जो बड़े, उनको आप डोमिनेट कर सकते हो। जो एक बैकडोर पे आपके राब्ते होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से लेके चलता है। ठीक है जो मामला तो सारा कुछ है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आप जब तक अपने आप को तगड़ा नहीं करेंगे, जब तक जीते नहीं करेंगे। यस बिल्कुल, और नहीं इधर भी करते हैं इनको। अच्छा आखिर में ना मैं आपसे सिर्फ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। कल एक्सपेक्टेशन थी मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, वो एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही फारिग हो गई। दे वर बंडल्ड आउट फॉर जस्ट मियर 129 और कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ा अच्छा स्विंग हो रहा था ना। कल तो जो हुआ सो हुआ। ये जो अब इतवार को मैच है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज पाकिस्तान टीम इतनी तगड़ी नहीं है लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितना इसने पहला मैच खेला है। देखें कल जिस तरीके से नतालिया की अगर बात करें तो आपको पता है इकोनॉमी रेट वन ऑफ दी बेस्ट था उसका इकोनॉमी रेट नतालिया का। कल जो उसने बॉलिंग करवाई है इन वुमेन्स क्रिकेट, मुझे पता है कि स्कोर कार्ड भी था, हम तो सारे देखते हैं ना कि पाकिस्तान टीम जीती नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएं तो आप देखें किस प्रोसेस से पाकिस्तान वुमेन्स टीम खास करके चलती है। आज भी सेकेंडरी सब्जेक्ट है वुमेन्स स्पोर्ट्स की, आप बात करेंगे कितना उनको फजराई मिलती है। हम ये हमेशा के सना वीर, आपको पता है हमारे ही शो का मेरे परमानेंट हिस्सा, तो हम यही बात कर लेते हैं बैठ के कि यार पाकिस्तान बनता था कि वो जाके श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बात करता तो हमारी टीम वहां पर पहले जाती है और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मैचेस खेलती है आपस में, ताकि उनको जरा सा पिचेस का यूज टू। हाँ मैं कल हैरान जरूर था कि कल श्रीलंका की विकेट ऐसी नहीं थी जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही थी। कल विकेट स्विंग भी हो रहा था, बॉल को निक भी मिल रहा था, तो ये बहुत सी चीजें चलती गई हैं। लेकिन जितना स्कोर हुआ था मैं खुद चाहता था कि अगर 225 के करीब होता स्कोर तो मुश्किलात हो सकती थी, क्योंकि अब जो वुमेन्स क्रिकेट है वो 400 और 350 पे चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने 400 किया था, इंडिया ने 350 किया था। तो आपको उस चीज़ पे कहीं ना कहीं वो मिड ऑर्डर का फैक्टर है। पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट तो बहुत तगड़ा आपको नजर आता है, लेकिन बैटिंग के अंदर फिर मैं कह रहा हूँ कि आज भी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको पूरे 50 ओवर खेलना आना चाहिए। T20 में पाकिस्तान वुमेन्स टीम बहुत अच्छा रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको 50 ओवर खेलने आने चाहिए। जब आप आउट हो रहे थे तो आपके ज़हन में चीज़ 50 ओवर पूरे खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसमें ना स्ट्राइक रोटेशन भी डाल लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी, आई वाज वाचिंग इट, तो उसमें सेंचुरी ज़रूर आई सिद्रा अमीन की, बट स्ट्राइक रोटेशन का बड़ा इशू है। खैर वो तो हमारे मेंस टीम के साथ भी है। भाई थैंक यू सो मच। मंडे को आपको दोबारा जहमत देंगे, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान, इट डजंट मैटर एनी मोर कि इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान क्या करता है परफॉर्मेंस वाइज। मैटर ये करता है कि इंडिया अब मज़ीद कितना गिरने की कोशिश करता है। मुझे वो तस्वीरें भी याद हैं कि जब बिस्मा मारूफ साहब की साहबजादी हुई थी और एवरीवन वाज जेलिंग इन इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स का मसला नहीं होता, मसला सारा होता है ऊपर से। जनाब एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। ठेवेदार एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने मेरा घर मेरा आशिया हाउसिंग स्कीम जारी की है। इसके तहत शहरी 5 मरहले के घर या 1360 मुरबा फीट के फ्लैट के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं।
ये अब 2 टियर्स में है, 20 लाख रुपए तक 5% और 20 से 35 लाख रुपए तक 8% शरह सूद के साथ यह कर्जा लिया जा सकता है। मुद्दत 20 साल है, जबकि पहले 10 साल के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी और कर्जा लेने वाले को 10% रकम खुद लगाना होगी। बैंक जो है वो 90% फाइनेंसिंग फराहम करेंगे। अब ये कितना वायबल है, ये कितनी अच्छी है स्कीम, या फिर इसमें और भी कुछ होना चाहिए? सवाल यह कि कराची मुल्क के बड़े शहरों में 35 लाख के कौन से घर और फ्लैट्स फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं? इसी पे हम मज़ीद बात कर लेते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। सवाल पहला मैं कर चुका हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। कराची हो गए, बड़े शहर हो गए, 35 लाख का घर तो यहाँ पे सबर्ब्स में नहीं मिल रहा। कैसी लगती है आपको ये स्कीम और इसमें क्या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब आपका शुक्रिया। प्लेजर। देखिए, जिस स्कीम का आपने हवाला दिया, गवर्नमेंट का इंटेंट तो अच्छा था, इंटेंट अच्छा है। हाउएवर यही स्कीम पिछली हुकूमत में जब आई थी तो 5% तक, तकरीबन 5% पर 5 मिलियन लोन दिया जा रहा था और 7% पे अप टू 8 या 10 मिलियन दिया जा रहा था। उस वक्त डॉलर की कीमत 140 रुपये थी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट थी। आज 5-4 साल बाद डॉलर की कीमत 280 रुपये है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6,500 रुपये है और जो 50 लाख रुपए तक 5% पे पैसे मिलते थे वो कम करके 20 लाख कर दिए गए। 3-4 सालों में इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ गए। मैं नहीं समझता कि इस कीमत में कराची के अर्बन एरियाज़ या पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में आप मकान ले सकेंगे। देखिए, दुनिया भर में होता यह है कि फर्स्ट मकान लेने पे हुकूमत अपने शहरियों की मदद करती है, उनको सब्सिडाइज फाइनेंसिंग करती है, उनको इनेबल करती है ताकि वो अपने शहर में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में अपना घर ले सकें और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। एंड बाय द टाइम दे रिटायर उनका एक एसेट डेवलप हो चुका हो और जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ गई हो। बट ये इस स्कीम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें 20 लाख रुपए में आप बताइए क्या मिल सकता है, और 20 लाख रुपए में क्या कोई मतलब कराची या लाहौर या हैदराबाद भी मैं कहता हूँ या कोयटा या पेशावर या इस्लामाबाद में अपना घर बना सके। सर हसन साहब, तो मैं समझता हूँ कोयटा की तो बात ही ना करें। कोयटा की तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, सबसे महंगी ज़मीन है पूरे पाकिस्तान में। जी देखिए, ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के लिए है, इसलिए मैंने चारों शहर का नाम दिया। हाउएवर जब फैसले आइसोलेशन में होंगे, फैसले स्टेक होल्डर्स को मिलाए बगैर होंगे, फैसले ग्राउंड रियलिटीज़ को परखे बगैर होंगे, तो यकीन माने इसी किस्म के फैसले होंगे। क्या बेहतर हो सकता है इस फैसले में हसन साहब? क्या बेहतर हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि 20 लाख की जो 5% की लिमिट है, इसको 5% पे 20 लाख रुपए में लोन मिलेगा, इसको बढ़ा के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक ले जाया जाए ताकि आम आदमी फ़ायदा उठा सके। पिछली हुकूमत में 31,000 लोन सैंक्शन हुए थे इन्हीं उस पे टर्म्स एंड पॉलिसीज पे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो 99% अप टू डेट रीपेमेंट था। 99%। अगर गवर्नमेंट ये 10 मिलियन भी देती है और साल के 50,000 भी लोन देती है, सो आप ये समझिए 30 मिलियन की सब्सिडाइज करेगी, 30 बिलियन का एनुअली। देखिए, ना इसमें कोई करप्शन हो रही है, यानी जैसे गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में 1 अरब का काम है तो 40-50 करोड़ रुपए तो करप्शन की नज़र हो जाता है। ये एक आम पाकिस्तानी को गवर्नमेंट सहूलत दे रही है जी, और ये वो आम पाकिस्तानी वो है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, आज कोई जॉब कर रहा है या उसकी बीवी भी कोई जॉब कर रही है और वो अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारना चाहता है इस मुल्क में, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, रोटी कपड़ा मकान, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। सही है। सो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पहले अपने कुछ कहीं अखराजात कम करे, और ये लोगों को सहूलत, डायरेक्ट सहूलत है, ये बिल्डर को सहूलत नहीं है, ये डेवलपर को सहूलत नहीं है, ये एक आम पाकिस्तानी
शहरी को सहूलत है, और इसके लिए हम सब ने बात करनी चाहिए। मैं भी लिख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिख रहा हूँ, और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी लिख रहा हूँ, और जो भी इससे और हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनको भी लिख रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको रिविजिट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन बख्शी साहब। बिल्कुल इसको रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज हुकूमत ये समझती है कि वो आम आदमी के लिए कोई रिलीफ पैकेज इस तरह का लाना चाह रही, तो रिलीफ पैकेज हकीकत पे मबनी हो, रादर देन जिस तरह हसन बख्शी साहब ने कहा कि आइसोलेशन में बैठें और फिर 5 साल या 10 साल पहले वाली कॉस्टिंग पे आप दोबारा से एक स्कीम बना दें। लगता है कि हुकूमत वहीं रह गई है, पीछे ज़माना आगे चला गया। बट हमें तो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की बात हो रही है, तेज़ी से आगे बढ़ने की बात हो रही है रेसिंग की। वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर स्पोर्ट्स। टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका में हुई एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में हासिल किया दूसरी पोजीशन, और चैंपियनशिप में एशिया पैसिफिक रीजन से 25 ममालिक की टीम्स ने हिस्सा लिया था। तो इसी पे हम अब ज़रा बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट 3 गेस्ट्स इन आवर स्टूडियोज़ टुडे, और पाकिस्तान के टॉप रेसर अवैस नकवी टीम मैनेजर के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आसिफ मक्सी मौजूद हैं और अब्दुल हकीम, जो दोनों रेसर्स हैं। आप तीनों का अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी मोटर स्पोर्ट्स की बात होती है वो हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है कि दिस इज़ वन स्पोर्ट के जिसको हम इतनी अहमियत नहीं हमने दी है पिछले सालों में। ठीक है, तो नकवी साहब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा सारा, कौन से ममालिक थे, वट थोड़ा सा मुझे समराइज करें। 25 कंट्रीज थी फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन, दैट इंक्लूडेड इवेंट श्रीलंका में हो रहा था, और इंक्लूडेड टीम्स फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, चाइना, हांगकांग, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से हम एक टीम लेके गए थे जो विच कंप्राइज्ड आसिफ मक्सी एंड हकीम। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने डे 1 से जाके, जो प्रैक्टिस सेशन से शुरू हुआ, तो जिस स्पीड से ये लोग उस नए ट्रैक पे अडेप्ट किया और टाइम्स वगैरह सेट करने लगे, तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये पाकिस्तान पहली दफ़ा इतने हाई लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और पहली दफ़ा आके ऐसी परफॉर्मेंस, तो फिर वो कंटिन्यू करते गए थ्रू आउट द वीकेंड। ज़बरदस्त। मैं ज़रा मज़ीद भी बात भी करूँगा, बट आसिफ, दोबारा से आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसा था सर्किट, और ये पहली पोजीशन किसकी आई? पहली पोजीशन वाज टीम कजाकिस्तान, नॉट मलेशिया, एंड जहाँ पे पूरा सर्किट है उनका नहीं, लेकिन कजाकिस्तान का। तो कैसा रहा आपका कंपटीशन, और प्लीज़ टॉक मी थ्रू। कंपटीशन वाज गुड। शुरू में आपको पता है जैसे एक प्रेशर होता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो उस हिसाब से प्रेशर तो था, बट वी लाइक जो चीज़ हमने कराची में अपने ट्रैक्स पे की हैं वी अप्लाइड दैट ओवर देयर, तो उसने काफ़ी हमें हेल्प की वहाँ पे। द ट्रैक वाज गुड, हिली एरियाज थे, बहुत ज़्यादा डाउन हिल, अप हिल, बट इट वाज गुड। जैसे कंपटीशन होता है, वी वर टेकिंग इट एज अ स्पोर्ट्समैनशिप, नथिंग अर्ज या कुछ, बट इट वेंट गुड। ऑलराइट। और अब्दुल हकीम, आप कैसा रहा, आपका ट्रैक कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, ट्रैक भी काफ़ी यूनिक था, अप हिल, डाउन हिल, वेदर चेंजेस, काफ़ी चीज़ों ने काफ़ी अफेक्ट किया वहाँ पर। लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमें उन्हीं से ट्रेनिंग मिली, स्पेशली ओवी भाई से हमारे जो हैं, तो उसने हमें बहुत हेल्प की वहाँ पर, क्योंकि FIA जो थी वो रेस हैंडल कर रही थी, रेस कंट्रोल कर रही थी, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें यहाँ पर ओवी भाई ने सिखाए थे एट ओमनी कार्ड, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, नो डिफरेंस। तो हमें जो है वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिल गई उससे ऑलरेडी, कि हमें किस ब्रैकेट में रह के रेसिंग करनी है और किस तरीके से करनी है। लेकिन एंड ऑफ द डे कंपटीशन वाज वेरी टफ। किर्गिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उज़्बेकिस्तान, चाइनीज़ टीम, बट स्टिल द ट्रेनिंग पेड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। एब्सोल्युटली। जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पेड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे, हम थोड़ी दूर बैठे हैं उस ट्रैक से जहाँ पे मैं भी जा चुका हूँ, जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। नकवी साहब, जब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे आने की, लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से ममालिक। मलेशिया, जहाँ F1 का सर्किट है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके साथ साथ चाइना, यू कैन नॉट बीट देम इन और द अदर सहूलियात एंड ऑल। इंडिया में भी नारायण कार्तिकेयन, आई रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो ये तमाम तर वो ममालिक जो कि एक हैवी मोटर स्पोर्ट बैकग्राउंड के साथ आते हैं, इन ममालिक को हराना, दिस इज़ द बिग अचीवमेंट मेरे ख्याल में। आप you've assessed it, बिल्कुल आपने सही बोला है, सही असेसमेंट किया है, बिकॉज ये सारी कंट्रीज़ में
जो कल्चर और स्पोर्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मोटर स्पोर्ट की, जो वो हमसे काफ़ी आगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, कोचिंग, ट्रेनिंग और वहाँ पे रेसिंग, लोकल चैम्पियनशिप्स, तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो वो उनकी जो एक फैक्ट्री या नर्सरी है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व्ड है। हैविंग सेड दैट, हमने जो रियलाइज़ किया अब कि हमने जो एक ये ट्रैक ओमनी कार्टिंग सर्किट बनाया है, तो वो डिज़ाइन ही मैंने इस तरह किया था कि वो इस काबिल हो कि जो लड़के वहाँ पे आके चला रहे हैं उनको, देखिए हमारे मुल्क में हम 10, 15, 20 नहीं बना सकते और हम इतना आसान भी नहीं है कि इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों को भेजें, मगर एक ट्रैक ऐसा हो जो आपको हर किस्म के टर्न्स और हर किस्म की ब्रेकिंग और टेक्निकल चीज़ें सिखा सके। तो आज इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस की है वो उस चीज़ की वैलिडेशन है कि आप अगर ओमनी कार्टिंग सर्किट पे आके सीख रहे हैं, चला रहे हैं, रेसिंग और कार्टिंग के प्रिंसिपल्स और बेसिक्स आप वहाँ से सीख के आप कहीं भी दुनिया में जाके उसको अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। इंडिया भी था इस टूर्नामेंट में? यस। अच्छा, मैं इसलिए भी मैंने बात की कि जो आजकल के हालिया तनाजुर चल रहे हैं, मुलाकात वगैरह हुई उनसे? मुलाकात इतनी ख़ास नहीं हुई। दे केम टू अस आफ्टर द रेस टू कांग्रेचुलेट अस, और बस ये ज़्यादा से बातें हुई। कुछ थे कि जी हमें लाइक वी हैव टू कम टू पाकिस्तान एंड दिस ऑल, बट सर यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम वो नहीं है कि जो आपसे हाथ ना मिलाएं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या अब्दुल हकीम? बिकॉज आप लोग गए, आपने ये किया, यू हैव वन इट, लेकिन क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ये बताइए। फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें, प्रॉपर पूरे ईयर के रेसिंग कैलेंडर्स होते हैं उसको हम फॉलो करें। अगेन in November there's going to be a 12-hour race in Sri Lanka. In December there's going to be a 24-hour race in Sri Lanka. ये 12 आवर 24 आवर ज़रा देखने वालों को बताइए कि व्हाट इज़ दिस? ये एंड्योरेंस रेस है कार्टिंग की हमारी जो होती है, जिसमें मिनिमम तो नहीं है ड्राइवर्स, मिनिमम 2 मैन टीम अलाउ है, लेकिन आप 3 मैन 4 मैन टीम भी रन कर सकते हैं। और रेसिंग कंटिन्यू होती है, 12 घंटे की भी होती है, 24 घंटे की भी होती है। उसमें ये होता है कि पर घंटे बाद ड्राइवर चेंज होता रहता है, रोटेशन चलती रहती है और रेस कंटिन्यू रहती है नॉन स्टॉप। ज़बरदस्त। तो अब वो फिर सारी बात एक ही होती है, मुश्किल काफ़ी है। ओके, काफ़ी मुश्किल मैनेज करनी होती है। एब्सोल्युटली। नकवी साहब, आप कर रहे हैं अपने बलबूते हुए ये सारा काम, आखिर में ले दे के ना बात तो ही आ जाती है, राइट, जो हम क्रिकेट को हट के बाकी सारे स्पोर्ट के लिए कहते हैं। एनी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट? नहीं। देखें, अभी तक जितना भी एफर्ट किया गया है रेसिंग या मोटर स्पोर्ट पे, वो मैंने खुद ही किया है। ऑब्वियसली हमारी कंपनी है, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स वगैरह हैं जिन्होंने हमने ट्रैक को डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट एज सच नहीं है, ना मांगी है। देखें, अभी भी बातें इस तरह चलती हैं कि अब परफॉर्म करके आए हैं तो कुछ मिले। मेरी ओपिनियन है कि देखें, गवर्नमेंट के भी लिमिटेशंस हैं, हमारे मुल्क में और प्रायोरिटीज़ हैं, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। और गवर्नमेंट से ज़्यादा मैं ये बिलीव करता हूँ कि कॉरपोरेट्स जो हैं उनका रोल ज़्यादा है, बिकॉज दे आर द वंस हु हैव मनी एंड मार्केटिंग बजट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और दुनिया में रेसिंग या स्पोर्ट्स जो हैं वो थ्रू मार्केटिंग बजट्स, थ्रू कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप आगे बढ़ती हैं ये चीज़ें। तो ड्राइवर्स हों, टीम्स हों, उनको ब्रांड्स और कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और उस तरह से एज अपोज टू एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। यू नो नकवी साहब, 2 स्पोर्ट्स हैं जो कि थ्रिल है, जो कि एडवेंचर है, और जो कि बहुत ही आई बॉल्स कैच करता है। वन इज़ दिस द स्पीड थिंग एंड द अदर इज़ द फिजिकल स्पोर्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, जिसमें MMA एंड ऑल। इन दैट स्पोर्ट बहुत हमारा टैलेंट आ रहा है, और इस स्पोर्ट में हम आप मुझे बताइए कि कराची सर्किट, इसके अलावा दीगर सर्किट्स कहाँ ऐसी चीज़ें, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहा हूँ कि जो आपने कॉर्पोरेट वाली बात की, उनको जाके बताएं भाईजान, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, राइट, सो पुट इन योर बिल्स ओवर हियर सो दैट वी कैन। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले वही होता है कि आपको एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू बनाना है। उस वेन्यू पे आपने फिर लोकल चैम्पियनशिप्स क्रिएट करके और लोकली अपॉर्चुनिटी देनी, क्योंकि हर एक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता, मगर लोकल लेवल पे आपने वो एक इकोसिस्टम बनाना है दैट अलाउज कि भाई लोकल रेसिंग हो रही है, तो चाहे बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, वो आएँ और हिस्सा लें। वो काम अब हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अब हमें टाइम हो गया, हमने अपने कदम जमा लिए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम एक सस्टेन रेसिंग कैलेंडर लोकली देंगे। और जिस तरह आसिफ और हकीम ने सीखा है ट्रैक पे,
और लोगों को भी उस रेसिंग में हिस्सा लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो चीज़ देखते हुए, वो अट्रैक्शन क्रिएट करते हुए, वी एक्सपेक्ट एंड होप कि हम स्पॉन्सर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। मीडिया जैसे है, मीडिया का बड़ा रोल है, आप लोगों ने बुलाया और हमें टाइम दिया, एक्सपोजर दिया, तो हम चाहेंगे कि हम मीडिया चैनल के साथ मीडिया टाई अप हो, ताकि ये जो रेस श्रीलंका में हो रही थी, मैं आपको बताता हूँ, आपने उसकी फुटेज आपसे हमने शेयर की थी, तो इट वाज अमेजिंग कि उन्होंने किस तरह उस पूरी रेस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया हुआ था। और वो चीज़ जो थी, हमारे जितने भी दोस्त और लोग हैं वो कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान से बैठ के सब लाइव देख रहे थे। तो इमेजिन कि अगर हम पाकिस्तान में जो हम अपने ट्रैक पे रेस कराएं वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हो, साथ में स्पॉन्सर्स हों, सो एवरीबडी गेट्स अ विन, फिर एक पूरा एक एनवायरमेंट। थैंक यू सो मच नकवी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया कीमा, बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। सो बात यही है कि आप अदर देन क्रिकेट भी हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्पोर्ट्स है। इट्स जस्ट कि आप उसमें राइट इन्वेस्टमेंट करें, राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे राइट रिजल्ट मिलेंगे। नहीं भी करते तो भी इतना तगड़ा टैलेंट है, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी अच्छा कर रहा है। सोचे अगर कर दें इन्वेस्टमेंट तो कहाँ चले जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल नहीं ऑन मंडे। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।